नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। मातृभूमि में 8 बार जम्मू कश्मीर की देश के मुकुट और पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाली घाटी में परसों प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीमा पार से पाकिस्तान अपनी साजिशों में जुट गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान हर जगह अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 दिन से चल रहा एनकाउंटर अब भी जारी है। बारामूला में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 4 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि जम्मू के सुजमा में सीआईएसएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कैसे बौखलाए हुए हैं आतंकी, क्या कुछ घट रहा है जम्मू कश्मीर में, हमारी रिपोर्ट बताइए। करीब 48 घंटे के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन मुश्किलों को 2 तस्वीरों से समझिए। जम्मू के सुजवा में आज सुबह करीब 4:30 बजे आतंकियों ने सीआईएसएफ के काफिले पर हमला किया। वहीं दूसरी तस्वीर कश्मीर के बारामूला की है, जहां आतंकियों के साथ परसों से मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी को सांबा के पल्ली गांव जाना है और ये गांव आतंकी हमले वाली जगह सुजवा से महज 15 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल अलर्ट मोड में है। कई इलाकों में चल रहा जवानों का सर्च ऑपरेशन शुक्रवार की तड़के सुबह तक जारी था। सर्च ऑपरेशन के लिए बस जवानों को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी जम्मू के सुजवा इलाके में आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला बोल दिया, जिसमें सीआईएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 6 जवान घायल हो गए। एबीपी न्यूज इस समय उसी बस में मौजूद है। यही वो सीआईएसएफ की बस है जिसमें सवार होकर सीआईएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी चेंज करने पहुंचे थे और इसी पर न केवल आतंकियों ने गोलियां बरसाई बल्कि ग्रेनेड से भी हमला कर दिया। साक्ष्य आपके सामने है। इस बस की क्या दशा हुई है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितनी खराब हालत इस बस की अंदर से है, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालत इस बस की बाहर से है। लेकिन यहां सलाम करना होगा सीआईएसएफ के उन जवानों को। इसी बस में सवार सीआईएसएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि 6 अन्य जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो घायल हुए हैं। वो इसी बस में सवार थे। बस की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि बस की क्या हालत हुई थी। इसी बस को जो शुक्रवार सुबह करीब 4:25 पर आतंकियों ने निशाना बनाया था। यहाँ पर जो है गोलियां बरसाई गई हैं इस बस में, क्योंकि जैसे ही ये बस चाटा पहुंची थी उसके बाद यहाँ पर इस बस को निशाना बनाया गया। लगातार पहले इस बस के द्वारा पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाई। आतंकियों के रिहायशी इलाके में छिपने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बस पे हमला हुआ, जो कि हमारी ड्यूटी खत्म करके जो लोग जाने वाले थे उनको उन्होंने उठाना था। उसके लिए बस आई और उस पे हमला हुआ और हमारे लड़कों ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। हमारे लड़कों ने रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जो शायद ये लगता है कि बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी वो नाकाम हो पाई और हमारे एक एएसआई एसपी पटेल उनकी शहादत हो गई। मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से 2 निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें।
पीएम के दौरे से पहले आतंकी कश्मीर की फिजा में दहशतगर्दी फैलाने में जुटे हैं। बारामूला में परसों से एनकाउंटर जारी है। बारामूला में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कंतरू समेत सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो बीजेपी आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर पीएम की रैली में भारी भीड़ का दावा कर रही है। साफ प्रमाण है कि हमारे सुरक्षा बल अपने जान की बाजी दे करके इस प्रकार की जो कोशिश है उसको नाकाम करते हैं और किया। मैं सलाम करता हूं एक जवान की शहादत को, जिसने कि बहुत ही इस सभी आर्मी एरियाज को और आसपास के इलाकों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। प्रधानमंत्री जी की रैली भूल जाएं आतंकवादी और पाकिस्तानी कि उसमें तनिक मात्र का भी कोई व्यवधान आएगा। पहले से भी और अधिक संख्या बल से और पहले से भी और अधिक जज्बे के साथ 24 तारीख को जम्मू में रैली होगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से घाटी में आतंकियों की कमर भी टूटी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने अक्टूबर 2019 में राजौरी और नवंबर 2021 में नौशेरा जा चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज जो 2 जगह पर एनकाउंटर हुए, उन्हीं के ताजा अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं अपने सहयोगियों से। जम्मू में मौजूद है हमारे संवाददाता अजय बाचलू और बारामूला में आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी। बात करेंगे उनसे भी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले किस तरीके से तमाम जो आतंकी है वो बौखला गए। तो एक एक कर सहयोगियों का मैं अपने रुख करूंगी। आसिफ, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, चूंकि बारामूला में आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से एक घर में जो है आतंकी छिप गए थे, ऑपरेशन चल रहा था। क्या ऑपरेशन अब भी जारी है या पूरा हो गया? प्रतिमा, देखिए अभी भी 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे जो आप गांव देख रहे हैं, यही वो गांव है जहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। लगातार इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल घर घर तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो जानकारी पहले मिली थी कि 2 मकानों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो आज सुबह जब मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई तो 2 मकानों को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। एक मकान में आग भी लगी थी, यानी कुल 3 स्ट्रक्चर्स इस एनकाउंटर में अब तक नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब सुरक्षा बलों का यह कहना है कि एक मिलिटेंट इन मकानों से निकलकर पास के इलाके में निकल गया है, जिसके खिलाफ अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। रुक रुक के बीच बीच में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो कि ये अंदेशा दे रही है कि जो सुरक्षा बल है वो मॉपिंग ऑपरेशन जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन करते हैं, अंदर जाके फायरिंग करते हैं ताकि तलाशी ली जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई मिलिटेंट तो छुपा नहीं है। इसके साथ साथ जो आउटर कॉर्डन है वो बिल्कुल लगातार बना हुआ है। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के वो वाहन देख सकते हैं जिनमें सवार होकर यहाँ पे सुरक्षाकर्मी आए थे, और इसके अलावा जो अन्य असॉल्ट टीम्स हैं उनके वाहन आगे की तरफ है। यानी कुल मिला के देखें तो 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। अभी भी रुक रुक के जो गोलीबारी हो रही है उससे साफ लग रहा है कि ऑपरेशन जारी है, और आधिकारिक तौर पर भी आईजी कश्मीर ने बोला है कि अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है और उनका ऑपरेशन अभी जारी रहेगा और इसमें समय लगेगा। प्रतिमा, बिल्कुल, तो अपडेट दे रहे हैं बारामूला से आसिफ कुरैशी की अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की आशंका अब भी बनी हुई है। अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगी। हमने देखी थी आपकी रिपोर्ट अजय, किस तरीके से सीआईएसएफ के काफिले को निशाना बनाया गया, और उस बस की अवस्था भी हमने देखी थी किस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब वहां पर माहौल किस तरीके का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा होना है, ऐसे में बहुत ज्यादा फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे सुरक्षा बल।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अब सुरक्षा बल जो है वो दोहरी उस पर काम कर रहे हैं। दो काम उनके हैं। एक तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो रैली है उसमें सुरक्षा में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि आतंकी हमला हुआ है और महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुआ है जहाँ पर ये रैली होनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा अब सवाल होगा प्राइम मिनिस्टर की रैली की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये एक थ्योरी है जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। दूसरी थ्योरी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे कोई 10 मिनट पहले सीआईएसएफ के एडीजी यहां आए थे, उनसे मेरी बात हुई है। वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि ये हमला बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी थे, लेकिन सलाम किया है अपने उन जवानों को जिन्होंने न केवल राष्ट्र हित में जान दी बल्कि जख्मी भी हुए हैं। यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं पर कुछ ही मीटर पीछे वो हमला हुआ था। यहाँ पर वो घर है जहाँ पर वो आतंकी घुसे थे, उस घर के बाथरूम में वो घुसे थे जहाँ उनको मार गिराया गया। और यहीं मेरे पीछे कुछ ही मीटर पर सुंजवा का वो कैंप है जहाँ 2018 में फरवरी 2018 में भी हमला हुआ था। तो सीआईएसएफ का साफ कहना है कि उनका निशाना न केवल सुरक्षा बल थे बल्कि सुरक्षा बलों का कैंप भी हो सकता था। गनीमत यह रही कि उनकी मुठभेड़ यहां सीआईएसएफ के साथ हुई और जब सीआईएसएफ के जवानों ने फायरिंग की वो भागकर एक घर में छिप गए जहां पर उन्हें घेर कर मार गिराया गया। बिल्कुल, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि एक बहुत बड़ा जो घटनाक्रम हो सकता था उससे बचा जा सका। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ लगातार मौजूद है। ओम प्रकाश तिवारी, आप ही ने वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी कि पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की भी साजिश थी जो पाकिस्तान की ओर से रची जा रही थी, उसे भी बहुत हद तक नाकाम कर दिया गया है क्योंकि खुफिया दस्तावेज बाहर आ गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले किस तरीके से बौखला गए आतंकी, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी तो वहां जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पता चला है प्रधानमंत्री मोदी के साथ देशी और विदेशी कंपनियों की एक टीम भी जा रही है जो जम्मू कश्मीर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है उसको भी देखेगी। तो धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि एक तरफ वहाँ पर आतंकवादियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और दूसरी तरफ वहाँ पर जो विकास के काम है उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी चूँकि 2 दिन बाद जाने वाले हैं और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, तो ऐसे में ये पाकिस्तान जो है लगातार ये मैसेज देना चाहता है कि ये अंदरूनी आतंकवाद है और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं कश्मीर के अंदर कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट ना करें, इसके लिए उनको डराना चाहता है। यही कारण है कि इसी साजिश के तहत लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी जो है कमान कस ली है और आने वाले दिन आतंकवादियों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। प्रतिमा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में जाने वाले हैं। आपको बता दें आज ये बड़ी खबर आई थी कि डोरंडा कोषागार मामले में जेल में बंद लालू यादव को जमानत मिल गई है, 10 लाख का फाइन उन्हें देना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आई है कि आज शाम नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी की मुलाकात होने वाली है और इफ्तार पार्टी है राबड़ी देवी के आवास पर जिस पर नीतीश कुमार जाने वाले। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत अहम माना जाए या फिर बहुत ही जनरल सी मुलाकात इसे? प्रकाश, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, एनडीए गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और राबड़ी देवी के आवास पर पटना में इफ्तार पार्टी दी गई है जिसमें तेजस्वी यादव भी रहेंगे और तमाम नेता रहेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है और वो ये है कि लालू यादव को जो आरजेडी सुप्रीमो है उनको जमानत मिली है। ये जमानत की खुशी एक तरफ तो दिख ही रहा था आरजेडी में नेताओं में जो खुल करके बयान कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ऐन मौके पर इफ्तार पार्टी में शिरकत करना, ये बहुत बड़ी खबर है बिहार की सियासत में। पिछले कई दिनों से ये बातें चली आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है उससे वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार कुछ इशारा कर रहे हैं राबड़ी देवी के घर आवास पर जाकर के, या फिर कुछ और है? क्या इसके पीछे राजनीति है? जाहिर है कि कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब सियासतदान एक जगह जमा होते हैं, खास तौर से विरोधी पार्टी के खेमे में जाते हैं और वो भी इस तरह से इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम के बहाने, तो जाहिर है कि बातें बनती है और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे।
बिल्कुल, तो ऐसे में इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। आज राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे नीतीश कुमार। नजर हमारी भी बनी हुई है मातृभूमि में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बिहार की राजनीति की कर लेते हैं, जहां पर बड़ी हलचल हो रही है। खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए जाएंगे। बिहार की राजनीति में इसे बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में आज ही जेल से जमानत मिली है। 10 लाख का फाइन देने के बाद उन्हें जमानत मिलेगी। दूसरी तरफ कल अमित शाह पटना जाने वाले हैं। इस बीच भी ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और एक और बात जो लगातार देखी जा रही है बिहार की राजनीति में, वो ये कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इन अटकलों के बीच नीतीश के मन में क्या है, इन सवालों के बीच नीतीश का राबड़ी देवी से इफ्तार पार्टी में मिलना कई सवाल पैदा करता है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रकाश, जैसा कि आप कह रहे थे, बहुत बड़ी खबर है ये बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये 3 बातें काफी महत्वपूर्ण है। अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि ये कई दिनों से ऐसी बातें चली आ रही हैं। सबसे पहला जो मामला आया सामने कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर राज्यसभा जाने की बात सामने आई कि क्या राज्यसभा जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी के दिन जाना जरूर सियासी मकसद है, क्योंकि जब राजनेता कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी न किसी बहाने वो कोई ना कोई इशारा करते हैं कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं या क्या हो सकता है। और नीतीश कुमार की हमेशा से खासियत रही है राजनीति की कि वो एक दरवाजा हमेशा खोल कर रखते हैं। आप याद करें, जब बीजेपी से अलग हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कैसे सियासी पारी खेला था और फिर लालू यादव से हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाकर पटकनी दी थी बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बताया था, उनकी अपनी ताकत का एहसास कराया। फिर अचानक महागठबंधन से अलग होकर वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर एनडीए में नेता बन गए। 2019 के चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए बिहार लोकसभा में, 40 में 39 सीटें जीतने के बाद जब पहली दफा था, आप याद करें कि जब दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर बगैर मंत्रिमंडल में शामिल हुए नीतीश कुमार बाहर आ गए थे। उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि किसके बलबूते जीते थे, लेकिन बाद में फिर मामला दोनों के बीच में ठीक हो गया और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो उससे वो उबरे नहीं थे और कहीं ना कहीं वो इस बात को मान रहे थे कि आपसी खींचतान और भीतरघात की वजह से ऐसा हुआ है, जिसमें उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए हुए चिराग पासवान समेत कई नेताओं का उन्होंने नाम लिया था। अब ऐसे में जब बिहार में लगातार ये मांग उठ रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से कि अब उनका मुख्यमंत्री हो सकता है, अब मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बीजेपी का, तो ऐसे जितने भी सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार एक झटके में राबड़ी देवी के आवास पर जा करके जो आज जाएंगे, इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, तो इन कयासों में और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कल अमित शाह के बिहार दौरे, पटना दौरे से पहले इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाए, एक दांव चला गया है नीतीश कुमार की ओर से। बिल्कुल, ये साफ है, अब इसमें कोई कयास वाली बात नहीं है। अमित शाह का दौरा है और ये भी माना जा रहा था कई बार कि क्या अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है, तो ये भी साफ हो गया कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, बल्कि अमित शाह सीधे पटना एयरपोर्ट आएंगे और वहां से निकल जाएंगे जगदीशपुर, जहां विजयोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा फहराने का, तिरंगा झंडा को लगाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में, ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के आवास जाना निश्चित तौर पे अपने सहयोगी दल को एक तरह से सीधे तौर पर ये देना, बताना कि हम आपके भरोसे नहीं है। याद करिए, एक और है वीडियो है अपने पास जिसमें कि ललन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान, जो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सम्मेलन में साफ कहा था कि वो किसी के बूते नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, किसी की कृपा से नीतीश कुमार सीएम नहीं है, ये कहना और उसके बाद राबड़ी देवी के आवास पर आज पहुंचना जो 6:30 बजे तय है, तो जाहिर है कि ये अगर सारे कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक तरह से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो दबाव की राजनीति यहीं तक ले जाएंगे या उन्होंने
सारा गेम प्लान बी या प्लान ए सब तैयार कर रखा है और उसकी शुरुआत भर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि दबाव की राजनीति करने में नीतीश कुमार भी काफी माहिर है। तो ऐसे में यह दबाव कहां तक जाएगा, खास तौर से आप याद करें अभी कुछ दिन पहले बोचहा उपचुनाव में एनडीए की हार हुई, बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई। जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि ये हार की क्या वजह है, तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के साथ ही जब मिलेंगे तब वो बताएंगे कि आखिर क्या हार की वजह थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं। इस बीच बिहार की सियासी गलियारों में आजकल चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है। सीएम के चेहरे से लेकर सरकार बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अब नीतीश कुमार मरम्मत के लिए अपना घर बदल रहे हैं, तो आरजेडी इसे सरकार बदलने से जोड़कर देख रही है। पटना के इस एक अणे मार्ग वाले बंगले में सूबे के सीएम नीतीश कुमार रहते हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से सीएम बदले जाने की अटकलें लग रही हैं और जब से ये खबर आई कि नीतीश कुमार मरम्मत के लिए बंगला खाली करने वाले हैं, आरजेडी को मौका मिल गया। देखिए, कहीं ना कहीं कोई मामला है, या तो ये स्वेच्छा से पद छोड़े या ये धकिया के हटाए जाएं, कुछ न कुछ मामला है। अब जेडीयू से लेकर बीजेपी तक सफाई दे रही है कि आरजेडी की बातों का मतलब नहीं है। मरम्मत के बाद फिर नीतीश इसी बंगले में वापस आएंगे। एक अन्य मार्ग में उसको निर्माण किया जा रहा है, भूकंप रोधी बनाया जा रहा है और कई वर्षों से उसके मरम्मत का काम नहीं हुआ है। तो मरम्मत का काम होगा पूरे मकान के अंदर में, तो निश्चित तौर पे जो है सो वहाँ से मुख्यमंत्री शिफ्ट कर करके 7 सर्कुलर रोड वाले आवास में वहाँ जा रहे हैं। सामान सब शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन इसका कोई कयास लगा ले तरह तरह का, ये मुझे लगता है कि कोई उचित नहीं है। तो यह एक रूटीन प्रक्रिया है जहां मुख्यमंत्री आवास का रिनोवेशन होना है। अगर विपक्ष इस पे भी अगर कोई आपत्ति जाहिर कर रहा है, यह उसकी नकारात्मक सोच को दिखाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, इसलिए बिना इश्यूज को भी इश्यू बनाने की कोशिश उनकी रहती है। बीजेपी और जेडीयू के दावे के मुताबिक जब तक मुख्यमंत्री निवास में मरम्मत का काम होगा, तब तक नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे। इस बंगले में नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं। 2014 में जब उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, तब वह इसी बंगले में आकर रहते थे। 2015 में नीतीश कुमार ने इसी बंगले में रहते हुए महागठबंधन बनाया था और बड़ी जीत हासिल की थी। तो बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी होने वाली है, जिसमें शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार, और इसे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर माना जा रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार का हम रुख कर लेते, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपसे ये समझना चाहूंगी कि खबरें तो ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी थी कि अगर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उस कुर्सी पर वो सुशील मोदी को देखना चाहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, राजनीति में किसी बात को एक बारगी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किस स्तर पर क्या बात होती है। अगर सुशील मोदी की ही बात करें तो आप जब वो यहाँ पर डिप्टी सीएम थे और फिर यहाँ जीत जब हुई बीजेपी की, एनडीए की, और बीजेपी को बहुमत मिला था, सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, और उस वक्त में अचानक सुशील मोदी को पटना की, बिहार की राजनीति से हटाकर उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। तो उस वक्त भी ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के एक जो सबसे भरोसेमंद साथी एनडीए में कोई था तो सुशील मोदी थे, और इन लोगों की जोड़ी जो काफ़ी हिट थी, तो क्या ऐसे में ये हिट जोड़ी को एक बार में तोड़ना, ये किसी को समझ में नहीं आया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। अभी हाल ही में एक इफ्तार पार्टी जो हर साल सुशील मोदी करते हैं, उन्होंने किया था पटना में 2-3 दिन पहले, जिसमें कि पहली बार नीतीश कुमार शामिल हुए थे उस इफ्तार पार्टी में। इसके पहले कभी भी सुशील मोदी के इफ्तार पार्टी में वो नहीं गए थे। तो ये पहला मौका था कि सुशील मोदी ने हाल ही में करीब 2 महीने पहले उन्होंने एक पार्टी रखी थी विधायकों की, उसमें भी नीतीश कुमार को उन्होंने बुलाया था। और जो सूत्र हैं वो ये बताते थे कि नीतीश कुमार एक तरह से वो ये कह रहे थे कि उनकी इच्छा नहीं है अब इस तरह से काम करने की।
तो ये जो सिलसिलेवार ढंग से अगर हम देखते हैं पूरी कथा को, पूरे कड़ियों को अगर जोड़ते हैं तो एक बात सामने आती है कि नीतीश कुमार वाकई, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि वो मिस करते हैं डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी उनके साथी थे उनको, तो कैबिनेट में उनका नहीं रहना, अब उनकी बराबरी का या जिनके साथ उनका अच्छा संबंध था उनमें कोई नहीं है, चाहे वो नंदकिशोर यादव रहे हों, चाहे प्रेम कुमार, जो भी रहे हों उस वक्त के जो पुराने मंत्रिमंडल में थे उनमें से कोई इनमें नहीं था, जो पुराने साथी थे वो कोई नहीं था, सब कोई नया है। और एक घटना आपने देखा कि कैसे विधानसभा अध्यक्ष के साथ नीतीश कुमार जो सीएम थे, विधानसभा के अंदर में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय जी, आज की इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी में नीतीश का आना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बिहार की राजनीति में मानी जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति में तो हर रोज खबर है, और इधर तो कुछ दिन से जिस तरह से तापमान चढ़ा हुआ है, आसमान में भी आग बरस रहे हैं, तो राजनीति का भी तापमान बढ़ा हुआ है। और बोचहा उपचुनाव के परिणाम के बाद तो स्वाभाविक रूप से विरोधियों के होश ठिकाने तेजस्वी यादव जी ने लगा दिए हैं बीजेपी के। आज इफ्तार का दावत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, तो ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और हमारे विधानमंडल दल की नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, श्री तेज प्रताप जी के द्वारा आयोजन किया गया है। और हम समझते हैं कि जिनको भी आमंत्रित किया गया है सब लोग आएंगे, और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि जो रोजेदार हैं वो सब लोग मिल करके दुआ करेंगे। तेजस्वी यादव जी, सारे लोग, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग कि बिहार इधर उधर की बात नहीं करते हैं मृत्युंजय जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, कोई डीलिंग हुई है क्या, कोई डील चल रही है क्या, नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जा सकता है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है राजनीति में, कहा गया है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट जाएगा तो राज खुल जाएगी। अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा पहले ही आपके द्वारा कहा गया था कि जेडीयू टूटने वाली है, और आज इफ्तार पार्टी में उनका आना, तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल तो हमने तो जो बात थी स्पष्ट कर दी, बिहार की अब तरक्की सब चाहते हैं, इसलिए हम अभी कुछ ये नहीं कह सकते हैं कल क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है ये तो कह ही सकते हैं। नहीं, कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? जैसे आज इफ्तार पार्टी में उनका आना, तो मेरा सीधा सा सवाल था कि कोई डील चल रही है क्या? नहीं, डील तो देखिए, राजनीति में डील का सवाल नहीं है। लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता जिससे उम्मीद और आशा करती है, उनके उम्मीदों पर, आशाओं पर खरे उतरना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जिम्मेवारी है, जवाबदेही भी है। उनमें अपना बिहार की जनता भविष्य देख रही है, तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने जिम्मेवारी, जवाबदेही का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं और करेंगे। हम आपको अभी इतना ही आश्वस्त करते हैं कि बिहार की राजनीति में उलटफेर होना तय है। पर्दा आप उठा नहीं रहे, जैसा कि आपने कहा भी, तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज एक बड़ी हलचल हुई है। नीतीश कुमार पहुंचने वाले इफ्तार पार्टी के बहाने ही सही राबड़ी देवी के आवास पर, इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है बिहार की राजनीति में। तो बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है, सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर जाने वाले हैं इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसे समझिए। बिहार में सीएम बदले जाने की अटकलें तेज है, ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। बीजेपी के नेता अपना सीएम चाहते हैं, राज्य में सीटें भी उन्हीं की ज्यादा है। नीतीश अपनी शर्तों पर कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कल ही सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी पर सवाल उठाए थे। सुशील मोदी जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। कल अमित शाह का आरा में बड़ा कार्यक्रम है, यानी वो बिहार पहुंचने वाले, और उससे पहले आज इफ्तार पार्टी में नीतीश जाएंगे राबड़ी देवी के घर। नीतीश जिधर जाएंगे बिहार में उसकी सरकार बन जाएगी, ये माना जाता है। नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ी जो हैं, तेज प्रताप यादव नीतीश की एंट्री के संकेत दे भी चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश चाहते हैं कि वो नहीं तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री बिहार के बन जाए, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सीधा सीधा कोई भी कुछ भी बनाने को तैयार नहीं है, तो ये बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। तो आज
आपको बता दें कि बिहार में सीएम बदलने जाने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार जाने वाले हैं राबड़ी देवी के आवास इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए। बीजेपी के नेता अपना सीएम चाहते हैं राज्य में, नीतीश अपनी शर्तों पर ही कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। तो क्या मायने हैं नीतीश के राबड़ी देवी के घर जाने के, ये हम आपको समझा रहे हैं। कल ही सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी पर सवाल उठाए थे। सुशील मोदी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कल अमित शाह आरा पहुंचने वाले हैं, बिहार में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बीच ये बड़ी हलचल बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आई है। सवाल ये, क्या नीतीश फिर से पाला बदलेंगे, महागठबंधन में जाएंगे क्या नीतीश कुमार, एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और सुशील मोदी को सीएम बनाएगी बीजेपी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। तो बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। आज शाम इफ्तार पार्टी है राबड़ी देवी के आवास पर, सीएम नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया और खबर ये आ रही है कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए जाएंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या एक बार फिर से नीतीश पाला बदलेंगे, महागठबंधन में जाएंगे क्या नीतीश कुमार, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये माना जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तल्खियां जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच, और इस बीच इस पार्टी में नीतीश कुमार का जाना, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारी अटकलें हैं जिसको विराम मिलेगा या नहीं, ये भी सवाल बरकरार है क्योंकि कोई भी खुलकर कुछ इस पूरे मामले पर कह नहीं रहा है। तो आज राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे नीतीश कुमार, और ये इफ्तार पार्टी उस ऐसे वक्त पर है जब आज ही नीतीश कुमार को जमानत मिली, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है डोरंडा कोषागार मामले में। तो क्या बिहार में कोई नई खिचड़ी पक रही है, बड़ा सवाल। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले दबाव बना रहे हैं क्या नीतीश कुमार इस तरीके से इफ्तार पार्टी में शामिल होकर, ये तमाम बड़े सवाल जो उठ खड़े हुए हैं। 2015 में नीतीश लालू से मिले थे, क्या फिर से मुलाकात होगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लालू यादव को जमानत मिली है आज ही। क्या अपनी शर्तों पर बीजेपी को झुकाना चाहते हैं नीतीश, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस मुलाकात के बाद उठने शुरू हो गए। तो बिहार की राजनीति में जो हलचल है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।